तो की नहीं होगी, सबकी होगी। अमेरिका आज़ाद हुआ, लेकिन अमेरिका के दास आज़ाद नहीं हुए। अमेरिका के दासों को आज़ाद होने के लिए 90 साल का संघर्ष फिर करना पड़ा, और फिर अब्राहम लिंकन के ज़माने में आके 1860s में आके फाइनली दासों को मुक्ति मिली। और जब दास आज़ाद हुए तो भी दास महिलाएं आज़ाद नहीं हुई, बाकी महिलाएं भी आज़ाद नहीं हुई। महिलाओं को आज़ाद होने के लिए, अश्वेतों को आज़ाद होने के लिए फिर 100 साल लड़ना पड़ा, और 1950s के आसपास पहली बार वहाँ के अश्वेत और वहाँ की महिलाएं, उनको बराबरी के अधिकार मिलने शुरू हुए। इसलिए आज़ादी सबकी नहीं होती। आज़ादी के आंदोलन में सब हिस्सा लेते हैं अपने अपने सपनों के साथ, पर आज़ादी मिलती है कुछ को, कुछ की कीमत पर। ये दबाव पड़ रहा था उस समय राज्यों पर, मुख्यमंत्रियों पर। मुख्यमंत्री क्या करें बेचारे, संविधान तो वो बना नहीं सकते हैं, और संविधान में जो लिखा है सुप्रीम कोर्ट उसी को मानेगा, हाई कोर्ट उसी को मानेगा, तो क्या करें। तो राज्यों के मुख्यमंत्री, ध्यान रखना है कि उस समय लगभग सारे राज्यों के मुख्यमंत्री किस पार्टी से थे, कांग्रेस से ही थे। कांग्रेस ही केंद्र में थी। 1951 के जो पहले इलेक्शन हुए उनमें कांग्रेस पार्टी जीती और नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, पूरी मेजोरिटी के साथ प्रधानमंत्री बने। सब कुछ कांग्रेस के हाथ में था, और पूरी की पूरी कांग्रेस उस समय नेहरू जी के हाथ में थी। क्योंकि 1950 के दिसंबर में पटेल साहब की मृत्यु हो गई थी। पटेल अकेले कद्दावर नेता थे जो नेहरू को टक्कर दे सकते थे उस समय। गांधी जी 48 में चले गए थे, पटेल 50 में चले गए, और 1951 से ये सब चीजें शुरू हुई। नेहरू जी का बेंट ऑफ माइंड समाजवादी था। वो मानते थे कि समाज के जो वंचित वर्ग हैं उनको ज्यादा अधिकार मिलने चाहिए, राज्य की भूमिका उनके पक्ष में होनी चाहिए। और इसलिए नेहरू जी को उन मुख्यमंत्रियों की बात समझ में आ रही थी जो शिक्षा में आरक्षण की बात कर रहे थे, जो लैंड रिफॉर्म्स की बात कर रहे थे। और इस प्रोसेस में नेहरू जी ने एक कदम उठाया। झगड़ा क्या था? झगड़ा था कि मूल अधिकार रोक रहे थे। तो नेहरू जी ने सबसे पहला स्टेप क्या लिया, 1951 में संविधान का फर्स्ट अमेंडमेंट कर दिया, पहला संशोधन। हमारा संविधान बहुत फ्लेक्सिबल भी नहीं है, बहुत रिजिड भी नहीं है। इंग्लैंड का संविधान लिखित हो अलिखित हो वो एक अलग डिबेट है। लोग हंसी मजाक के बोलते हैं कि लिखित संविधान नहीं है, लेकिन सच बात यह है कि सब कुछ लिखित है, बस ये कि बाइंडिंग नहीं करवा रखी उन लोगों ने, संविधान का नाम नहीं लगा रखा उसके ऊपर। इंग्लैंड का संविधान बेहद फ्लेक्सिबल है। वहां कोई भी सामान्य अधिनियम पास होता है, संविधान संशोधित हो जाता है, ऐसी धारणा है। अमेरिका के संविधान का संशोधन करना टेढ़ी खीर है, नाकू चने चबाने पड़ते हैं, लेकिन अमेरिका का संविधान संशोधित नहीं हो पाता है। भारत की स्थिति बीच की है, ना बहुत मुश्किल ना बहुत आसान। और जब नेहरू जैसा व्यक्ति या इंदिरा गांधी जैसा व्यक्ति या आज की भाषा में नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री हो, जिसके पास लोकसभा में पूरी शक्ति हो, राज्यसभा में भी ठीक ठाक शक्ति हो, और आधे राज्यों के विधानमंडलों पर नियंत्रण हो, उस व्यक्ति के लिए संविधान में संशोधन करना एकदम हंसी मजाक जैसा काम हो जाता है, आसान हो जाता है। नेहरू जी के लिए आसान था संविधान संशोधन करना। तो नेहरू जी ने पहले संविधान संशोधन से जो महत्वपूर्ण कदम उठाए, मैं केवल उनकी बात करता हूं। उन्होंने आर्टिकल 31 जो संपत्ति का अधिकार था उसमें 2 नए क्लॉज जुड़वा दिए, ए और बी। 31 मूल संविधान में 31 1 और 2 है। उन्होंने क्या किया, और 1 और 2 क्या करता है? 31 1 पार्ट कहता है, पार्ट 1 कहता है कि राज्य जब भी किसी व्यक्ति की संपत्ति को छीनेगा तो उसके लिए एक विधि पास करेगा। ऐसे नहीं छीन सकता है, विधि पास करनी पड़ेगी, एक्ट पास करना पड़ेगा। यानी ये प्रोसेस एग्जीक्यूटिव प्रोसेस नहीं होगा, ये लेजिस्लेटिव प्रोसेस होगा। और दूसरा क्या बोलता है 31(2), वो कहता है कि जब भी किसी व्यक्ति की जमीन या संपत्ति छीनेंगे उसमें 2 कंडीशन होनी चाहिए। पहला, संपत्ति छीन सकते हैं केवल पब्लिक पर्पस के लिए, इंडिविजुअल पर्पस के लिए नहीं। जैसे हवाई अड्डा बनाना है तो छीन सकते हैं, जैसे रेलगाड़ी का एक रास्ता बनाना है तो छीन सकते हैं, क्योंकि ये पब्लिक पर्पस है। ये नहीं कि मुख्यमंत्री को अपनी आरामगाह बनानी है इसलिए छीन लिया, ऐसे नहीं कर सकते, तो पब्लिक पर्पस होना चाहिए। और दूसरा, जिस एक्ट के तहत आप किसी की जमीन छीनेंगे या संपत्ति छीनेंगे, उसी एक्ट में बताएंगे कि उसको कंपनसेशन क्या दिए। कंपनसेशन शब्द लिखा हुआ है, क्षतिपूर्ति शब्द लिखा हुआ है मूल संविधान के
आर्टिकल 31(2) में। इसी की वजह से दिक्कत आ रही थी, तो नेहरू जी ने क्या किया, 31 में 2 क्लोजेस और जोड़ दी। 31A में लिख दिया कि अगर लैंड रिफॉर्म्स के लिए कोई कानून पारित होता है तो उस पर अनुच्छेद 31 की बाकी मर्यादाएं लागू नहीं होंगी। यानी 31 से मिलने वाला प्रोटेक्शन उन कानूनों को नहीं चाहिए जो कानून लैंड रिफॉर्म्स के पक्ष में, अर्थात यदि किसी राज्य ने जमींदारी उन्मूलन किया, यदि किसी राज्य ने लैंड सीलिंग एक्ट पास किया, तो उस एक्ट के विरुद्ध यदि कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट उस व्यक्ति को रिलीफ नहीं देगा। ये उसमें लिख दिया उन्होंने। उनको ये भी लगा कि बार बार झगड़े होंगे तो एक ही बार में स्थायी समाधान कर देते हैं। हमारे मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, 8 शेड्यूल्स थी। अब तो वो शेड्यूल्स बढ़ते बढ़ते 12 हो गई हैं। पहले संविधान संशोधन से 31B के तहत एक और शेड्यूल बनाई गई जिसको बोलते हैं 9th शेड्यूल। ये हमारे संविधान की सबसे ज्यादा विवादास्पद अनुसूची है। और 9th शेड्यूल के बारे में क्या है, 9th शेड्यूल का संबंध मूल रूप से लैंड रिफॉर्म्स के साथ था, पर अनिवार्यतः ऐसा नहीं था। और नेहरू जी ने स्पष्ट करवा दिया संविधान में कि जो भी कानून किसी राज्य सरकार ने पास किया हो, यानी कि राज्य विधानमंडल ने पास किया हो, संसद ने पास किया हो, कोई भी कानून हो, यदि कोई कानून 9th शेड्यूल में चला गया तो ऐसे कानून के मामले में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कभी भी जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकेंगे। NJR यानी नो जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है कि सुप्रीम कोर्ट चेक कर सकता है कि जो कानून बनाया है संसद ने या राज्य विधानमंडल ने वो कानून ठीक है या नहीं है। और यदि सुप्रीम कोर्ट को लग जाए कि कानून बनाने की प्रक्रिया में या कानून में ही कोई खराबी है तो सुप्रीम कोर्ट उस कानून को खारिज कर सकता है। हाई कोर्ट भी कर सकता है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के पास ये शक्ति होती है। अब नेहरू जी ने स्पष्ट कर दिया कि यदि कोई भी कानून संसद ने संविधान संशोधन करके 9th शेड्यूल के अंदर डाल दिया है, उस कानून के बारे में भारत की कोई भी अदालत विचार ही नहीं करेगी। उस कानून से जुड़े किसी भी केस को भारत की अदालत विचार योग्य नहीं मानेगी, रिव्यू नहीं करेगी। एक तरह से सुप्रीम कोर्ट को समझा दिया कि भैया सुप्रीम कोर्ट जी ठीक से रहना, और ये DPSPs के पक्ष में, सामाजिक आर्थिक समानता के पक्ष में नीतियां बनाना जरूरी है। देश इन्हीं सपनों पे आज़ाद हुआ है, इसके बीच में मत आना। कानून की किताब लेकर बात को समझो, फिलोसफी समझो, सोसाइटी का भाव समझो, तब काम करो। इसका संबंध तो लैंड रिफॉर्म से था, लेकिन शिक्षा का मामला बचा हुआ था। तो उन्होंने क्या किया, एक और संशोधन कर दिया। आर्टिकल जो 15 था जिसमें शिक्षा का मसला आता है, समानता का मसला आता है, 15 में 3 क्लॉजेस थी। 15 1 2 3 पहले से संविधान में लिखा हुआ था। इन्होंने क्या किया, 15 में एक क्लॉज और जोड़ दी जिसको 15(4) बोलते हैं। पहले संविधान संशोधन से किया, चंपकम दोराई राजन के मामले को सेटल करने के लिए किया बेसिकली। और 15(4) में लिख दिया कि यदि राज्य SC या ST या अदर वीक क्लासेस, अन्य पिछड़े वर्ग, अन्य कमजोर वर्ग मान लीजिए कोई है, यदि उनके पक्ष में शिक्षा में कोई विशेष व्यवस्था करता है तो उसे भी अनुच्छेद 15 या 14 इन सब की सुरक्षा नहीं मिलेगी। यानी कोई व्यक्ति इस ग्राउंड पर सुप्रीम कोर्ट नहीं जा पाएगा कि समानता के अधिकार का उल्लंघन हो गया। समानता के अधिकार में निहित है कि हम इन वंचित वर्गों को शिक्षा में बराबरी देने के लिए प्रावधान कर सकते हैं। ये संविधान में मूल अधिकारों में ही लिख दिया। कि पहले क्या था, मूल अधिकार के लिए चले गए कि भाई मूल अधिकार में तो ये लिखा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, भारतीय संसद ने क्या किया, मूल अधिकार में ही लिखवा दिया कि मूल अधिकार की ये सीमा है। इसका मतलब अब कोई व्यक्ति मूल अधिकार के नाम पर यदि सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट कह सकता है कि भाई हम क्या करें, संविधान में तो ये लिखा हुआ है और क्योंकि ये लिखा है इसलिए हम आपको अलग से कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड कर नहीं पाएंगे। पहले संविधान संशोधन के बाद ऐसा लगने लगा कि अब मामला एकदम साफ हो गया है, अब इस पर कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई झगड़ा नहीं आएगा और चीजें धूमधाम से चल पाएंगी।
लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जो जमींदार लोग थे उनको परेशानी ये थी कि जो 9 शेड्यूल पहले अमेंडमेंट से आ गई है, इस 9 शेड्यूल पर ही सवाल खड़ा कर देते हैं कि यही अपने आप में इल्लीगल है। और ये करने के लिए 1951 में ही इसके तुरंत बाद एक बहुत प्रसिद्ध केस हुआ जिसको बोलते हैं शंकरी प्रसाद का मामला। शंकरी प्रसाद बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, भारत संघ, ये मामला आया। देखिए सिचुएशन चेंज हो रही है। पहले उनका कहना था कि मूल अधिकार का उल्लंघन हुआ है। आर्टिकल 32 के तहत वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते थे, क्योंकि आर्टिकल 32 कहता है कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट आ सकता है अगर मूल अधिकार का उल्लंघन हो तो। और वहां क्या बोलते थे कि जी मेरा संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 19 में है, 31 में है, उसका उल्लंघन हुआ है। या शिक्षा की बात हुई तो मेरा समानता का अधिकार आर्टिकल 14 में है, 15 में उसका उल्लंघन हुआ है। नेहरू जी ने क्या किया, आर्टिकल 15 में ही लिखवा दिया कि उल्लंघन कर सकते हैं, आर्टिकल 31 में ही लिखवा दिया कि उल्लंघन कर सकते हैं, बात खत्म हो गई। अब जब संविधान में ही ऐसा लिखा हुआ है तो उसके बाद कोई सुप्रीम कोर्ट जाके क्या बोलेगा। शंकरी प्रसाद मामले में एक नया एंगल खुल गया, और वो नया एंगल ये था कि संविधान के 2 आर्टिकल्स के बीच में झगड़ा हो गया, उनको बोलते हैं 13 और 368। अगर आपने इस झगड़े को समझ लिया तो आपने कई बार सुना होगा शंकरी प्रसाद केस हुआ, सज्जन सिंह हुआ, फिर गोलकनाथ हुआ, केशवानंद भारती हुआ, मिनर्वा मिल्स हुआ, वामन राव हुआ। ये सारे मामले बेसिकली केवल एक पॉइंट पे टिके हुए हैं कि आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 के बीच का संबंध क्या है। इसी एक कोर पॉइंट पे टिके हुए मामले हैं। क्या मामला है, हम शंकरी प्रसाद के पास लौट के आएंगे। पहले समझते हैं कि इस आर्टिकल में ऐसा क्या मामला है जिसको लेकर झगड़ा हुआ बहुत ज्यादा, और जब इंदिरा गांधी पीएम बनी उसके बाद ये झगड़ा किस लेवल पे पहुंचा, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कैसे हुआ, प्रीवी पर्स कैसे खत्म हुए, और उसके बाद संविधान के संशोधन लाइन से जो उन्होंने की इंदिरा गांधी ने, और तब केशवानंद भारती केस जिसका फैसला 24 अप्रैल आज के दिन हुआ। एक लंबी, रोचक, खतरनाक कहानी है, मजेदार कहानी है। बहरहाल आर्टिकल 13 देखिए, 368 देखिए। देखिए आर्टिकल 13 में क्या लिखा है। मैंने आपसे कहा था ना कि आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक का जो हिस्सा है वो मूल अधिकारों का हिस्सा है, संविधान के भाग 3 का हिस्सा है। आर्टिकल 12 में बताया गया कि राज्य का मतलब क्या होता है। 13 में एक विशेष बात बताई गई है। आर्टिकल 13 में 3 क्लॉजेस मूल संविधान में थी, जिसमें से फिलहाल हमें क्लॉज नंबर 2 और 3 पे ध्यान देने की जरूरत है। एक से खास मतलब नहीं है, उसका संबंध संविधान से पहले के कानूनों के बारे में। 13(2) देखिए, संविधान लिखने वालों की इच्छा क्या थी कि मूल अधिकारों का उल्लंघन राज्य ना कर सके। तो 13(2) में एक बात लिखी है, और वो ये लिखा है कि राज्य, यहां राज्य का मतलब केंद्र सरकार भी है, संसद भी है, राज्य सरकार भी है, सब है। राज्य का मतलब होता है संसद से लेकर जो ग्राम पंचायत है, छोटा स्तर है, जिले का स्तर है, स्थानीय शासन है, वहां तक सभी लोग जो सरकारी अधिकारी हैं उन सबको मिला के बोलते हैं राज्य। आर्टिकल 12 में इसकी परिभाषा दे रखी है। तो 13(2) कहता है कि राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ हो, बिल्कुल नहीं बनाएगा। और इससे ऐसा लगता है कि फंडामेंटल राइट्स में संशोधन या बदलाव या उनके खिलाफ कुछ किया ही नहीं जा सकता। और साथ में यह भी कहता है कि यदि कोई ऐसा कानून बनाया जो फंडामेंटल राइट्स को सीमित करेगा, खारिज करेगा, तो वह कानून उस सीमा तक, टू द एक्सटेंट जहां तक वो उसको खारिज करेगा, उस सीमा तक अवैध होगा, वॉइड होगा, जिस सीमा तक वह मूल अधिकारों को चोटिल करेगा, चोट पहुंचाएगा। एकदम क्लियर है। मान लीजिए संसद ने कानून बनाया, उस कानून में 10 पॉइंट्स हैं, उन 10 पॉइंट्स में से 2 पॉइंट्स ऐसे हैं जो पॉइंट्स किसी मूल अधिकार के खिलाफ हैं, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, उस कानून के उन 2 पॉइंट्स को खारिज कर देगा। इसको सेवरेबिलिटी की डॉक्ट्रिन भी कहते हैं, पृथक्करणीयता का सिद्धांत भी कहते हैं। इसका मतलब यदि कोई कानून है तो उस कानून का उतना ही हिस्सा खारिज करेंगे जितना हिस्सा खारिज करने से सुरक्षा होती है।
यदि पूरा ही कानून खराब है तो पूरा खारिज कर देंगे, यदि कानून का थोड़ा सा हिस्सा खारिज करने से बात बन सकती है उतना हिस्सा खारिज करेंगे, और वो उस सीमा तक, टू द एक्सटेंट, इन 3 शब्दों से व्याख्या निकलती है। यानी कि पूरी सुरक्षा थी कि मूल अधिकार को चोट पहुंचाने वाला कोई भी कानून नहीं चल पाएगा देश में। अब 13(3) में एक ऐसी बात है जिससे पेच बन गया। 13(3) कहता है कि कानून का मतलब क्या है। ध्यान से देखिए, 13(2) में लिखा है कोई भी कानून, कोई भी लॉ जो फंडामेंटल राइट्स को परेशान करेगा उसे हम अवैध कर देंगे उस सीमा तक जहां तक वो नुकसान पहुंचाएगा। 13(3) में स्पष्ट करने के लिए लिखा है कि लॉ से मतलब क्या है, इस कानून से क्या मतलब है, इसमें क्या क्या चीजें शामिल है। तो इसमें एक शब्द लिखा है लॉ इंक्लूड्स, इस कानून में शामिल हैं। कई लोग इस शब्द पे ही खेलते हैं, शामिल है लिखा है, यानी कुछ और भी चीजें हो सकती हैं, लेकिन शामिल है। क्या क्या शामिल है? एक तो एक्ट शामिल है। एक्ट का मतलब होता है अधिनियम। संसद या राज्य का विधानमंडल, विधानसभा, विधान परिषद जब किसी बिल को पास कर देते हैं, राष्ट्रपति राज्यपाल साइन कर देते हैं, उसको बोलते हैं एक्ट। किसी विशेष परिस्थिति में ऐसा हो सकता है कि एक्ट बनाने की कंडीशंस ना हो, उस समय ले आते हैं अध्यादेश, ऑर्डिनेंस, जिसके लिए हमारे संविधान में 123 और 213 दो आर्टिकल्स हैं, जिसके तहत अगर केंद्र सरकार लाएगी तो 123 में ले आएगी, राज्य सरकार लाएगी तो 213 में लेके आती है अध्यादेश। यहां तक कि यदि केंद्र सरकार या राज्य सरकार कोई ऑर्डर लेके आती है, यहां तक कि यदि कोई वो नोटिफिकेशन लेके आती है, यहां तक कि रूल्स बनाती है, रेगुलेशंस बनाती है, बाई लॉज बनाती है, इन सब को शामिल किया हुआ है लॉ की परिभाषा में आर्टिकल 13(3) में। इतना ही नहीं, यहां तक लिखा हुआ है कि यदि कोई कस्टम भी ऐसी है जिसमें लॉ की फोर्स है, यदि राज्य किसी चीज को मानता है और वो कानून की तरह से मानी जाती है, उसको भी हम कानून मानेंगे, और उसमें भी कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए जो मूल अधिकार को चोट पहुंचा सके। अब देखिए, एक बहुत रोचक डिबेट है यहां पर, बहुत ही रोचक डिबेट है। इसमें कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि इस लॉ में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट भी शामिल है। जो आर्टिकल 368 है, मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ 368 क्या है। मैंने आपसे कहा था कि संविधान का भाग 20, उसमें एक ही आर्टिकल है 368। 368 में लिखा हुआ है, 368 ये कहता है कि संविधान में संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया क्या होगी। मूल संविधान में इसके 2 भाग थे, 368(1), 368(2). 368(1) में बताया था कि संसद को ये शक्ति है, और कुछ कुछ मामलों में राज्य के विधानमंडलों को भी शक्ति होती है सपोर्टिंग रूप में, कि वो संविधान का संशोधन कर सके। और 2 में बता रखा है कि प्रक्रिया इसकी क्या होगी, प्रोसीजर क्या होगा। आपको भी ठीक से समझ लेना है। अगर संविधान में संशोधन करना हो हमारे देश में, कुछ संविधान संशोधन तो ऐसे हैं जो ऐसे ही हो जाते हैं, जैसे किसी राज्य का नाम बदलना हो, सीमा बदलनी है। जम्मू कश्मीर का भी हाल ही में हुआ, पहले जो आंध्र प्रदेश का हुआ था, उसके लिए संविधान संशोधन नहीं करना पड़ता जब तक कोई खास वजह ना हो हमारे पास। कभी कभी करना पड़ता है, अगर संवैधानिक प्रावधान बदलना हो तो करना पड़ता है, नहीं तो नहीं करना पड़ता है, क्योंकि संविधान में ही लिखा हुआ है। अगर आप संविधान का आर्टिकल 4 पढ़ेंगे तो उससे समझ पाएंगे कि राज्यों का नाम और भौगोलिक सीमाएं बदलने के लिए संविधान संशोधन नहीं करना पड़ता है, किंतु संविधान में संशोधन हो जाता है उससे। ऐसी प्रक्रिया है, उस पर भी ज्यादा बात नहीं करेंगे। उसको छोड़ दें तो संविधान संशोधन का मतलब 2 प्रक्रियाओं से है। एक, देखिए, सामान्य कानून जो एक्ट होता है, इसको पारित करने के लिए क्या चाहिए, दोनों सदनों में सामान्य बहुमत चाहिए। सामान्य बहुमत का मतलब है कि प्रेजेंट एंड वोटिंग का 50% होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि लोकसभा में बिल लेके आए और लोकसभा में कुल 545 मेंबर्स हैं। मान लीजिए कि उस दिन 450 बैठे हुए हैं, वोटिंग हुई 450 में, अगर 450 से मान लीजिए वोट डाला तो 225 आधा होता है। अगर 226 लोग समर्थन में हैं तो बिल पास हो गया। फिर राज्यसभा गए, मान लीजिए वहां पर उस दिन कम लोग बैठे हुए हैं, मान लेते हैं कि लगभग 250 में से उस दिन
150 लोग बैठे हैं, 150 में से 76 पक्ष में अगर आ गए तो पास हो गया। ये साधारण जो कानून होता है ऐसे बनता है। इतना ही नहीं, अगर राज्यसभा पास ना करे और लोकसभा अड़ जाएगी करवाना ही है तो फिर एक जॉइंट सिटिंग हो जाती है, क्योंकि लोकसभा में राज्यसभा से डबल से भी ज़्यादा मेंबर्स हैं। तो जब लोकसभा चाहती है कि बिल पास करना है और राज्यसभा नहीं चाहती है, तो जॉइंट सिटिंग में क्या होता है कि लोकसभा की पावर ज़्यादा होती है, और अगर जॉइंट सिटिंग में साधारण बहुमत मिल जाए तो बिल पास हो जाता है। ऐसे भारत की संसद ने 2-3 बार किया भी है। ये साधारण अधिनियम है, सामान्य एक्ट है। संविधान संशोधन के मामले में 2 बातें ध्यान रखने की हैं। पहली बात, इसमें जॉइंट सिटिंग हो ही नहीं सकती, यानी कि लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा से भी बिल को पास करवाना ही पड़ता है, उसके बिना सवाल ही पैदा नहीं होता कि संविधान संशोधन हो जाए। दूसरी बात, सामान्य एक्ट के मामले में संसद न बैठी हो तो ऑर्डिनेंस ला सकते हैं, लेकिन संविधान संशोधन के मामले में ऑर्डिनेंस नहीं आ सकता है। तीसरी बात, अगर संविधान संशोधन करना हो सामान्य बातों में तो कितनी पावर चाहिए? दोनों सदनों का विशेष बहुमत। विशेष बहुमत का मतलब होता है कि जो टोटल स्ट्रेंथ है हाउस की, उसका बहुमत तो होना ही चाहिए। साथ में प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 बहुमत होना चाहिए। मसलन अगर लोकसभा में 545 मेंबर्स हैं तो 545 का बहुमत तो चाहिए ही चाहिए। जो बैठे हैं उनका नहीं, 545 का बहुमत चाहिए, यानी 273 तो ये चाहिए। और यदि मान लीजिए 545 पूरे के पूरे उस दिन वोट करने आ गए हैं, उनका 2/3 बहुमत चाहिए। और 2/3 बहुमत का मतलब होता है कि 331 मेंबर्स चाहिए, तब जाके 545 का 2/3 बहुमत बनेगा। 331 लोग चाहिए लोकसभा में, और यदि राज्यसभा में मान लीजिए 250 लोग बैठे हैं तो उनका जो 2/3 होगा, यानी कि लगभग 170 के आसपास उतनी संख्या होगी, तब जाके बात बनेगी 167 के आसपास। ये होता संविधान संशोधन।